तो अगर किसी पे पावर है, पैसा है, तो क्या वो हर केस से बच सकता है? हिंदुस्तान में तो उसके बचाव के तमाम रास्ते। तो क्या कभी ऐसा होता है कि लॉयर को भी थ्रेट मिलते हैं? कि हमें भी धमकी मिली है कि आप मुकदमा ये छोड़ दें, अदरवाइज आपकी जान को खतरा है। कानून में लड़की पक्ष को मजबूत माना गया है। इक्वेलिटी की बात करते हैं हम हर जगह पे कि लड़का लड़की एक हैं, लड़कों को ही दोषी माना जाता है। तो ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से लोग केस हारते हैं? सर, जैसे हम आशाराम बाबू को ही ले लेते हैं जी। उनके ऊपर केस हुआ जी। उनके 5 गवाह भी देखे गए जी। बट कुछ गवाहों के साथ जैसे ट्रक एक्सीडेंट हो गए जी। या कुछ लोगों को इंडिया से बाहर भेज दिया गया जी। और कुछ गायब है अभी तक। जी। तो वो सिक्योरिटी क्यों नहीं मिली थी उन्हें, जबकि इतना बड़ा केस था? वो बिल्कुल देनी चाहिए थी ऐसे मामलों में, और खास तौर से ऐसे विशेष मामले, इनमें तो विशेष सतर्कता सरकार को भी बरती जानी चाहिए थी, जो इस मामले में नहीं हुआ। और बहुत बड़ा संजीदा मामला था ये, काफी लंबे समय से चल रहा था और उन पर कई मुकदमे दर्ज हैं, बाबा पर भी और उनके लड़के पर भी, नारायण पर भी। तो ऐसे मामले में, ऐसे मामलों को भी सरकार ने संजीदगी से नहीं लिया। होना ये चाहिए था कि जो उस केस में गवाह बनाए गए थे उनको सुरक्षा मुहैया पहले से ही कराई जानी चाहिए थी। न्यायालय में जो उनका विचारण चल रहा था, विचारण से पहले से ही उनको सुरक्षा दिलाई जानी चाहिए थी, जो नहीं दिया गया। उस मामले में भी मेरी जहां तक जानकारी में है, कई गवाहों ने प्रार्थना पत्र भी दी जिला प्रशासन को भी, लेकिन उस पर संजीदगी नहीं दिखाई प्रशासन ने, और परिणाम यह हुआ कि वो मारे गए या मार दिए गए, जिससे आसाराम बापू को निर्दोष करार दिया जा सके। ऐसा नहीं उस मामले में नहीं हुआ, ऐसा एक नहीं, और भी कई ऐसे मामले में हैं, महत्वपूर्ण मामले हैं जिसमें गवाहों को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है और अपराधी बच निकलता है। ये हमारे यहाँ की बड़ी लचर व्यवस्था है कि सामने अपराध हुआ है और लोग देख रहे हैं, लेकिन गवाहों के अभाव में, साक्ष्य के अभाव में तमाम बड़े बड़े अपराधी जो है छूट जाते हैं। ये हमारे यहाँ की कानून की खामी है, जो कानून में संशोधन के आधार पर दूर की जानी चाहिए। बहुत बड़ी खामी है। जहां तक आसाराम बापू की बात है, तो हिंदुस्तान में अंधविश्वास बहुत है, और खास तौर से मैं माफी चाहूंगा देश की महिलाओं से, खास तौर से देश की महिलाओं में एक हाथरस वाला भी हादसा, जो अपने आप को भगवान का स्वरूप कहते हैं। अब हाथरस वाला जो कांड हुआ है, भोले बाबा वाला, हरकत में पुलिस कब आती है? जब अपराध हो जाता है, उससे पहले हरकत में नहीं आती। उससे पहले ये नहीं देखा जाता है कि इतनी बड़े जो कार्यक्रम कर रहे हैं ये बाबा लोग, उनकी व्यवस्थाएं कैसी होनी चाहिए, कोई क्राइटेरिया नहीं है। और क्राइटेरिया अगर बना भी दिया जाता है, जो प्रशासन अनुमति देता है ऐसे आयोजनों की, तो उसको कोई चेक करने वाला नहीं है। जैसे मान लीजिए 80,000 लोगों के बैठने के पंडाल की व्यवस्था है, तो परमिशन देने के बाद में प्रशासन का कोई अधिकारी उन आयोजनों में शिरकत इस बात की नहीं करता है, अपनी टीम इसलिए नहीं भेजता है कि 80,000 की हमने परमिशन दी है और 2 लाख आदमी पहुंच रहा है, तो वहां अव्यवस्थित तो स्वाभाविक है होना, अव्यवस्था तो होना। तो अगर इन चीजों पर भी, इन मुद्दों पर भी जिला प्रशासन ध्यान दे, तो शायद बहुत से दुर्घटनाओं से बचा जा सके। तो अगर किसी पे पावर है और पैसा है जी, तो क्या वो हर केस से बच सकता है? हिंदुस्तान में तो उसके बचाव के तमाम रास्ते, चाहे वो अधिकारियों के माध्यम से जाता हो या सरकारी महकमे, किसी भी महकमे के माध्यम से जाता हो। हिंदुस्तान में बचाव के रास्ते कानून में भी बहुत है। इतनी लचर कानून व्यवस्था है कि अपराधियों के बचने के तमाम रास्ते हैं, और प्रोसिक्यूशन ही उन अपराधियों को बचने के रास्ते बताता है। ये भी कटु सत्य है, क्योंकि हम
जब मुकदमों की पैरवी करते हैं या मुकदमों को ट्रायल झेलते हैं, ट्रायल जब कंक्लूड करते हैं, तो ऐसी बहुत सी खामियां नजर आती हैं जहां हमें ये महसूस होता है कि अपराधी को बचने के रास्ते अधिकारियों ने ही बताए हैं या विवेचक नहीं बताए हैं। मैं इस बात को बड़ा निसंकोच और बेबाक कहना चाहूंगा। मैं पहले भी कई बार इस बात को कह चुका हूं, लेकिन अधिकारियों की नजर इन चीजों पर नहीं जाती। वो अपने आर्थिक लालच या संबंधों की वजह से अपराधियों को बचा के ले जाते हैं। उनको ये रास्ते बताते हैं कि आपने अपराध तो कर दिया, लेकिन उसके बचने के ये रास्ते हैं, इन रास्तों को आप अख्तियार करिए, आप बच जाएंगे। तो मैं उन अधिकारियों से भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे अपराधियों को अपना संरक्षण न दें। तो क्या कभी ऐसा होता है कि लॉयर को भी थ्रेट मिलते हैं, कोई बड़ा केस है तो? तमाम ऐसे मामले आते हैं, हमारे सामने भी ऐसे मामले आए हैं। आपके सामने आया है ऐसा? हमारे सामने भी ऐसे कई मामले आए हैं कि हमें भी धमकी मिली है कि आप मुकदमा ये छोड़ दें, अदरवाइज आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है। लेकिन पेशा हमारा ऐसा है कि अगर हम छोड़ते हैं ऐसे मामले, तो जो पीड़िता है या जो पीड़ित है उसको अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो हमारी भी पीड़ा बन जाता है। कभी कभी धमकियों की परवाह न करते हुए हमेशा पीड़ित आदमी का पक्ष लिया है, और मैं आगे भी यही चाहूंगा। मेरा उद्देश्य और सिद्धांत भी यही है। वकालत में आने से पहले एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा। प्रश्न आपने शुरू में किया था कि आप वकालत के पेशे में क्यों आए। मैं वकालत के पेशे में कभी नहीं आना चाहता था, लेकिन ग्रेजुएशन के बाद में मैंने वकालत की डिग्री ली और LLB की, और उसके बाद में जब चूंकि हमारा अखबार निकलता था, पहले अखबार से मैं जुड़ा हुआ था, दैनिक देश रत्न के नाम से अखबार हमारा निकलता था, तो तमाम तरह की आपराधिक खबरें भी छपती हैं, तमाम स्कैंडल भी छपते रहे हैं। तो मेरी हमेशा से मंशा रही है कि ऐसे मजलूम और पीड़ित लोगों की मैं किसी भी तरह से मदद करूं। तो वकालत करने के करीब 5-6 साल बाद मुझे ये मौका मिला और मैं वकालत के क्षेत्र में आया और मैंने यथासंभव पीड़ित की मदद करने की सोची और की भी है, और बहुत लोगों को न्याय दिलाया है, और मेरी आगे भी यही मंशा रहेगी, क्योंकि अपराध से समाज का ढांचा एकदम अस्त व्यस्त हो जाता है, और अगर समाज का कोई भी ढांचा अस्त व्यस्त होता है तो उसकी आग हमारे देश में भी लगती है, पूरा देश की आत्मा चरमरा जाती है। तो मेरा ये मानना है कि हम अपने स्तर से अगर अपराध को रोकने में कहीं सहयोगी बन सकते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। अभी हम जैसे बहुत सारे जो देख रहे हैं क्राइम्स घरों में लेके होता है, हस्बैंड वाइफ को लेके होता है, ज्यादातर पारिवारिक मामले, तो वो कहाँ तक मतलब 100 में से कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं? कम से कम हकीकत ये है कि वर्तमान में जो मामले आ रहे हैं वो पारिवारिक मामले ही ज्यादा आ रहे हैं। हत्या, डकैती, चोरी, मर्डर, ये मामले तो अब कम हो गए हैं और पारिवारिक मामलों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसका क्या कारण है? आदमी की सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, पारिवारिक ढांचा बिगड़ रहा है। जो एक पारिवारिक सोच पहले हुआ करती थी, झगड़े तो हर परिवार में होते हैं और होती रहेंगे, सदियों की परंपरा है और इतिहास भी बताता है, लेकिन पहले उन झगड़ों का, पति पत्नी के झगड़ों का निवारण परिवार के लोग ही मिलकर किया करते थे। 4 परिवार के सदस्य लड़की पक्ष से बैठे, 4 लड़के पक्ष से बैठे और दोनों की परेशानियों को सुन के उनका हल वहीं तलाशते थे और आगे जिंदगी जीने के लिए फिर प्रेरित करते थे पति पत्नी को। और उस समय सोच जो थी, क्योंकि उस समय टीवी नहीं थे, इतने संचार के माध्यम नहीं थे, इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, टेलीफोन नहीं हुआ करते थे, इन सब का भी बहुत बड़ा योगदान है इन पारिवारिक विवादों को जन्म देने का। टीवी से, कल्चर से लोगों की सोच बदली है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। आज स्थिति ये हो गई है कि फैमिली कोर्ट में, हमारे यहाँ आगरा में पहले एक कोर्ट हुआ करती थी, फैमिली कोर्ट एक हुआ करती थी,
उसमें अमूमन 25 से 30 मुकदमे रोजाना लगा करते थे और वो डिसाइड भी हो जाते थे। उसमें अधिकांश ये भी होते थे कि दोनों में कंप्रोमाइज भी हो जाया करता था, क्योंकि जुडिशरी का प्रयास भी यही रहता था कि मीडिएशन के माध्यम से इनकी समस्याओं को सुलझाया जाए और ये फिर एकजुट होकर अपना परिवार चलाए। लेकिन आज स्थितियां एकदम भिन्न हो गई हैं। आज हमारे यहाँ फैमिली कोर्ट के दावे, आज आगरा में 5 फैमिली कोर्ट बनी है और एक एक मुकदमे, एक एक कोर्ट में रोजाना 150 से 200 मुकदमे, यानी 5 कोर्टों में 1000 से 1200 मुकदमे लगभग डेली के मुकदमे होते हैं। और जहां 200 मुकदमे एक दिन में लगेंगे या 150 मुकदमे एक दिन में लगेंगे तो कोर्ट भी उसमें कोई मदद नहीं कर पाता। माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के रुख में अभी हाल में ही पिछले 2-3-4 सालों से बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और इस दहेज वाले मामलों में के निस्तारण में या तलाक के मामलों को रोकने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है मीडिएशन का, के पक्षों में या पक्षों के परिवारों में मीडिएशन की कार्रवाई की जाए, दोनों पक्षों को बिठाया जाए, दोनों पक्षों के परिवारों को बिठाया जाए और कोशिश की जाए कि वो पति और पत्नी फिर दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करें। जो वर्तमान में मैंने देखा है वो दोनों पक्षों की, चाहे वो लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो, उसमें उनकी ईगो और हठधर्मी मामलों में ज्यादा दिखाई देती है। और एक और जो फैक्टर आया है, बहुत बड़ा बदलाव आया है लड़की पक्ष की ओर से, वो ये है कि उसमें जो टेंडेंसी बढ़ रही है कि आप शादी करिए, लड़का पसंद करिए, शादी करिए और उसके बाद में जो दहेज के आरोप पहले लड़के पक्ष पे लगा करते थे, अब वो उल्टी गंगा बहनी शुरू हो गई है। अब लड़की पक्ष डाइवोर्स के नाम पे या मुकदमों के नाम पे लड़के पक्ष को किसी भी सूरत में ब्लैकमेल करने की कोशिश करने में लगा हुआ है कि आप 30 लाख दीजिए, 15 लाख दीजिए या 10 लाख दीजिए और हम डाइवोर्स ले लेंगे। ये जो परिपाटी जो शुरू हुई है वो समाज के लिए बड़ी घातक और खतरनाक होती जा रही है। मेरे सामने कई ऐसे मामले आए हैं जो एक एक लड़की 2 से 3 शादियां या 4 शादियां कर रही है और एक साल रह के, 1.5 साल रह के, 2 महीने रह के वो अपने पति या उसके परिवार वालों पे दहेज मांगने के झूठे आरोप लगाते हुए पूरे परिवार को इन्वॉल्व कर देती है उन मुकदमों में। अब जैसे लड़के के शादीशुदा बहन और बहनोई है या शादीशुदा भाई और भाभी है या और रिश्तेदार है, भाई शादी करके आप लेके आए दुल्हन को, रिश्तेदार शादी के वक्त आए और वो चले गए, उनका दहेज मांगने से वैसे भी कोई ताल्लुक नहीं है, उनको भी इन्वॉल्व कर दिया जाता है। लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में और ऑनरेबल हाई कोर्ट में जब ऐसे मामले पहुंचने लगे, इन उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने यह अनुभव किया कि काफी निर्दोष लोग उसमें फंस रहे हैं, तो उन्होंने कानून को परिवर्तित करने के बजाय उसको और सरल करने की कोशिश की। जैसे अब कोई भी मुकदमा 498A में दहेज वाला, दहेज उत्पीड़न का जो दाखिल होता है या जो कंप्लेंट आती है, पहले उसमें विस्तृत जांच की जाती है और उसमें अगर दोषी होता है तो आदमी को तत्काल जेल नहीं भेजा जाता है, चार्जशीट फाइल होती है, मजिस्ट्रेट ट्रायल के मुकदमे हैं, 3-3 साल की सजा वाले मुकदमे हैं। उसमें भी अगर दहेज हत्या जैसा संगीन मामला है, आपने एक प्रश्न किया था मुझसे कि लगभग कितना परसेंटेज इन दहेज के मामलों में सही होता है या कुछ मुकदमे झूठे होते हैं। मेरे हिसाब से दहेज की घटनाएं होती हैं, दहेज हत्या भी होती हैं, लेकिन मोर देन 80% मामले ऐसे होते हैं जो ईगो की लड़ाई में लड़की पक्ष झूठे लिखाता है और बाद में पैसा लेके उस मामलों में समझौता करता है। मोर देन 80% मामले। तो ऐसा क्यों है कि
लड़के वाले को ही देना पड़ेगा। जब हम बात करते हैं लड़का और लड़की की, इक्वेलिटी की बात करते हैं हम हर जगह पे कि लड़का लड़की एक है, इक्वेलिटी है जी। तो ये चीज उधर क्यों नहीं होती है? जो कानून कहता है, कानून में लड़की पक्ष को मजबूत माना गया है, जबकि और अन्य मामलों में हमारे ही यहाँ के कानून लड़की को बराबरी का दर्जा देते हैं। हाँ, मैं वही चीज, तो जब पुरुष की बराबरी का दर्जा दिया गया है, अगर महिला को दिया गया है, तो कानून में भी ये विषमता क्यों है? उसमें भी होनी चाहिए, लेकिन उसमें अभी परिवर्तन की गुंजाइशें नहीं हो पाई है, जिसका लाभ लड़की पक्ष लेता है। और ऐसा नहीं, स्वयं लड़की ही नहीं, लड़की के माता पिता और परिवार के लोग भी उसको बरगलाने की, भड़काने की कोशिश करते हैं। और बहुत से मामलों में ऐसा मैंने देखा है कि लड़की के माँ बाप अकेले हो गए हैं और वो जानबूझ के लड़की को अपने पास बुला लेते हैं और झूठा आरोपित करते हैं लड़के पक्ष को, ताकि कुछ पैसा उनसे मिले और वो लड़की भी हमारे पास रहे। घर का काम करने के लिए भी तो कोई चाहिए। ऐसी मानसिकता, ऐसी दूषित मानसिकता लड़की पक्ष के परिवारजनों की अब होने लगी। ऐसे मेरे सामने कई मामले आए। तो ये प्रवृत्ति जो परिवार को तोड़ने वाली हो गई है अब जानबूझ के, ये समाज के लिए बहुत बड़ी घातक है। आगे आने वाले वक्त में लोग शादी के नाम से घबराएंगे, शादी करने से कतराएंगे और जो लिव इन रिलेशनशिप की बात जो चल रही है, ऐसे मामले बढ़ेंगे, जिससे कम से कम उन अपराधों से जो थोपे जाते हैं लड़के पक्ष पर, उनसे लोग बच सके और वैवाहिक आनंद भी लें। हालांकि हिंदुस्तान में लिव इन रिलेशनशिप को वैध माना गया है, लेकिन अभी इतना प्रचलन में नहीं है वो कानून और ऐसे लोग। लेकिन आगे आने वाले वक्त में अगर व्यवस्थाएं और कानून ऐसा ही लचीला रहा, ऐसे मामलों पर अंकुश नहीं लगाया गया या ऐसे झूठे मामलों को खत्म नहीं किया गया, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि जो वैवाहिक जो संबंध है उसकी संरचना ही लोग भूल जाएंगे। जो व्यवस्था हमारे समाज में बनाई गई है, हिंदू माइथोलॉजी में हो या मुस्लिम शरीयत कानून का हिसाब हो या मुस्लिम विवाह कानून हो, तो ऐसे लोग भूल जाएंगे कि विवाह भी कोई परंपरा हुआ करती थी। फिर तो लिव इन रिलेशन में लोग रहेंगे जब तक मनचाहा पति पत्नी का साथ रहा और जब चाहा उसको छोड़ दिया, जैसा पश्चिमी देशों में होता है। एक बात और यहां कहना चाहूंगा कि कानून में परिवर्तन हमने पश्चिमी देशों के हिसाब से जरूर कर लिया हो, लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर हिंदुस्तान में अभी डेवलप नहीं है जो उन कानूनों को हम आसानी से अमल में ला सके। मैं थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा, विषय से भटक रहा हूं। साइबर कानून हिंदुस्तान में भी लागू। साइबर कानून जो हिंदुस्तान में बनाया गया है उसमें कई ऐसे लेचेस हैं, कई ऐसी खामियां हैं जो सामने आती हैं। जब से ये डिजिटलाइजेशन हुआ है हिंदुस्तान में, डिजिटल पेमेंट की जो व्यवस्था हुई है, उसमें आए दिन धोखा और फ्रॉड जैसी चीजें और खबरें हमारे सामने आती हैं कि कभी किसी एटीएम से किसी अपराधी ने पैसा निकाल लिया, किसी आदमी का किसी के खाते से पैसा निकाल लिया, या इस प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक है, व्हाट्सएप है, इस माध्यम से लोगों के खातों से पैसे उड़ रहे हैं। और साइबर क्राइम, साइबर का कानून हमारे यहाँ होते हुए भी उस पर हम अंकुश लगाने में अब तक असफल रहे, क्योंकि साइबर क्राइम की धाराओं के साथ साथ पहली बात तो उसमें विवेचना नहीं होती। साइबर क्राइम होने के बाद में विवेचना नहीं होती, विवेचना का कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहां आईपीसी के सेक्शन लागू होते हैं, अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शंस लागू होंगे। हालांकि दंड का प्रावधान है उसमें, लेकिन फोकस आज भी साइबर क्राइम होने के बाद में फोकस साइबर पुलिस का ये है, एक तो संसाधन नहीं है। साइबर पुलिस जो थाने बनाए गए हैं संसाधनों से पूर्ण नहीं है। कानून जरूर बन गया है, लेकिन संसाधन हमारे पास पर्याप्त नहीं है उतने कि तुरंत उन संसाधनों का प्रयोग करके विदेशों की तरह से हम इस तरह के अपराधों को आगे रोक सकें।
एक परिणाम थे ऐसे साइबर अपराध दिन पर दिन बढ़ रहे हैं, कम नहीं हो रहे हैं, और लोगों की गाड़ी कमाई जो है वो अपराधी ले जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पे एक जामताड़ा नाम की एक फिल्म भी आई थी, और जामताड़ा पहले बिहार में था, अब झारखंड में आ गया है। एक बहुत बड़ा सेंटर है इस साइबर क्राइम का। आज भी ये सरकार को भी पता है, वहां के स्थानीय प्रशासन को भी पता है, पूरे देश को पता है कि साइबर क्राइम का जो अड्डा है मेन, वो जामताड़ा। वहीं से देश के विभिन्न शहरों में ये साइबर क्राइम धीरे धीरे फैल रहा है। पिछले 4-5 सालों में अपराधों में अंकुश लगाना तो दूर, जामताड़ा में जो अपराधी हैं उस पर वहां की पुलिस अंकुश नहीं लगा पाई है। परिणाम यही है कि दिन पर दिन डिजिटलाइजेशन के युग में ये साइबर क्राइम बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा, और लोगों की गाड़ी कमाई, लोगों का धोखा देके उनके खातों से पैसा निकालना, तो ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है इस समय देश में। साइबर क्राइम जो बढ़ रहा है दिन पर दिन, इस पर सरकार को अंकुश लगाना चाहिए और समय के हिसाब से कानून में परिवर्तन और अपराध का दंड की व्यवस्था भी होनी चाहिए, जो वर्तमान में नहीं है। तो हम वापस उसी मुद्दे पे आते हैं, पारिवारिक। जैसे अगर किसी के साथ ये होता है, मतलब किसी लड़की ने या फिर मतलब दोनों पक्ष का मैं पूछना चाहूंगा। जैसे अगर लड़की के ऊपर मतलब धमकी दिए जा रही है उसके घर वालों को, या लड़के के ऊपर अगर कोई फेक ये एलिगेशन लगाया गया है, तो सबसे पहले इन दोनों को क्या क्या करना चाहिए, किसके पास जाना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं जहां तक मानता हूं, पहले तो दोनों पक्षों के परिवार को बुलाया जाना चाहिए, दोनों पक्षों को बिठा के उस विवाद की जड़ तक पहुंचना चाहिए, जैसे पहले व्यवस्थाएं हुआ करती थी। कमी ऐसा नहीं है कि कोई आदमी पूर्ण हो, कमी लड़की में भी हो सकती है और लड़के में भी हो सकती है। उन कमियों को परिवार के लोगों के साथ बैठ के, उन कमियों को जहां तक हो उनको दूर किया जाना चाहिए। तो ऐसे जो पारिवारिक न्यायालय से संबंधित अपराध हैं, काफी हद तक उसमें कमी आ सकने की संभावना हो सकती है। तो पहला प्रयास यही होना चाहिए। फिर उसके बाद में अगर कहीं दिमागी परेशानी है किसी भी पक्ष की, चिकित्सकों की मदद लेनी चाहिए, मनोचिकित्सकों की मदद लेनी चाहिए, जिससे अगर कहीं कोई मेंटली अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसका इलाज कराना चाहिए, बजाय लड़ाई झगड़े के आने के। क्योंकि दोस्तों किसी में भी हो सकता है, और जहां दोनों पक्ष लड़ेंगे तो एक दूसरे पर दोषारोपण किया जाना तो स्वाभाविक है। फिर एक दूसरे की कमी निकालने के साथ साथ फिर मन में खटास पैदा हो जाती है दोनों पक्षों पे। अल्टीमेटली परिणाम उसका यह होता है कि मुकदमेबाजी शुरू होती है। मुकदमे जब चलते हैं तो बहुत कम मामले ऐसे होते हैं जिनमें सजा होती है, लेकिन मैंने बहुत मामले ऐसे देखे हैं जिसमें अंत में कंप्रोमाइज ही होता है, और कंप्रोमाइज का आधार फिर वही आर्थिक आ जाता है पक्ष कि आप इतना पैसा दीजिए और मैं कंप्रोमाइज करने को तैयार हूं। तो अब जैसे अगर ये होता है तो उसमें तो सिर्फ लड़के ही फंस रहे हैं ना? जी, लड़कों को ही दोषी माना जाता है। जो आज का विवेचना का, जो पुलिस की विवेचना भी जो होती है, उसमें भी विवेचक और पुलिस अधिकारियों का जो मनस्थिति होती है वो अधिकांश लड़की के पक्ष में ही जाती है। उस मनस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम गहन अध्ययन नहीं करेंगे उस अपराधों का, विवेचना करना एक अलग बात है, लेकिन सही और निष्पक्ष विवेचना किया जाना दूसरी बात। मैंने आपको बताया कि 20% मामले ऐसे भी होते हैं जहां वास्तव में लड़कियों को परेशान किया जाता है और उनके साथ अन्याय होता है ससुराल में। लेकिन मोस्ट ऑफ ऑल केसेस ऐसे होते हैं, करीब 80% झूठे होते हैं, जहां लड़कियों के भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं और लड़कों के भी होते हैं, दोनों ही पक्षों के होते हैं। मैं दोष लड़की पक्ष का अकेले नहीं मानता, दोनों पक्षों के मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन हमें उस जड़ तक पहुंचना पड़ेगा कि वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो लड़का या लड़की के हुए हैं उसका कारण क्या रहा, वो संतुष्ट एक दूसरे से क्यों नहीं है। अगर हम उन कारणों को
देख पाने में सक्षम हो पाते हैं या उन कारणों का पता लगा पाते हैं, तो ऐसे अपराधों में हम बहुत हद तक कमी कर सकते हैं। सर, एक कानून ऐसा भी आया था जिसमें मैरिड लड़की है जी। फिर भी वो एक अफेयर कर सकती है जी। पर लड़का नहीं कर सकता जी। तो ये कहाँ तक सही है? कानून नहीं है वो, हमारे कानून में तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है हमारे यहाँ, ना आईपीसी में थी पहले और ना भारतीय न्याय संहिता में है। उसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मान्यता दी ही नहीं थी किसी कानून में। लेकिन अभी हाल ही में पिछले साल माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया था। मैं माननीय न्यायालय के निर्णय पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उस निर्णय के आधार पर जो हिंदुस्तान के कानून में जो विवाहिता महिलाएं हैं उनको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करने की सुविधा दी गई थी, उनको छूट दी गई है। वहीं अगर पुरुष ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स करता है तो उनको छूट नहीं दी गई। इन विसंगतियों को भी माननीय उच्च न्यायालय या माननीय उच्चतम न्यायालय या अवर न्यायालय जो जिला न्यायालय है, इन चीजों पर भी गौर करना पड़ेगा और इन चीजों पर भी, इन विसंगतियों पर भी अपनी फाइंडिंग देना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जो माननीय उच्च न्यायालय जिन मामलों में जो भी फैसले देते हैं लोग सम्मान तो उसका करते हैं, लेकिन उसका असर, उन फैसलों का असर पूरे हिंदुस्तान के लोगों और समाज पर जाता है। मैं नहीं समझता कि ऐसा किया जाना न्याय संगत होगा। मेरी राय से तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स ना पुरुष का उचित है और न किसी महिला, क्योंकि इससे ना क्राइम संगतियां होंगी और क्राइम भी बढ़ेगा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इससे अपराध भी बढ़ेगा और विसंगतियां भी परिवारों में होंगी और जो पारिवारिक ढांचा जिसकी हम लोगों ने कल्पना की थी वो भी चरमरा के टूटेगा निश्चित रूप से। समाज को, लोगों को इससे लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि मेन बात यह है कि ना तो लड़का उसे डिवोर्स दे सकता उस टाइम पे, अगर डिवोर्स देता है तो उसे पैसा पे करना पड़ेगा उसे, और अगर वो साथ में रखता है तो वो ये चीज नहीं देख पाएगा। कोई भी आदमी अपनी वाइफ को किसी और के साथ नहीं देख सकता। बिल्कुल, वो हिंदुस्तानी मानसिकता नहीं है। इसके अलावा एक और बात है, इन सब चीजों का आगे आने वाली पीढ़ी पे भी बहुत गलत असर पड़ेगा। मान लीजिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं पति के या पत्नी के और उनके बच्चे भी हैं, तो वो लोग भी अगर ये सब चीजें देखेंगे तो उसका आगे आने वाली पीढ़ी और जब वो युवा होंगे तो समाज, हम लोगों से ही समाज बनता है, उस पर भी गलत संदेश जाएगा। तो ये उचित नहीं है, मेरी गलत। जैसे हम मानते हैं हिंदू धर्म में डिवोर्स का कोई मीनिंग नहीं है जी, मतलब ना तलाक है, तलाक भी मुस्लिम वर्ड है और डिवोर्स इंग्लिश वर्ड है जी। हिंदुस्तान में तो वैसे है ही नहीं है इस चीज का। तो सरकार को इसके लिए या कोर्ट को इसके लिए क्या करना चाहिए कि इस तरीके की घटनाएं आगे ना हो? देखिए, आपको मैं जानकारी देना चाहूंगा, हिंदू धर्म में विवाह विच्छेद का कोई स्थान नहीं है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदू विवाह अधिनियम में सेक्शन 13 में विवाह विच्छेद का प्रावधान है। उसमें भी कई कैटेगरीज दी हैं, कुछ शर्तें हैं जिस आधारों पर हिंदू महिला या हिंदू पुरुष आपस में विवाह विच्छेद कर सकता है। देखिए, विवाह विच्छेद कानून की नजर में भी और समाज की दृष्टि से भी ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता है। हिंदुस्तानी जो परिवेश है और जो परंपरा है, सनातनी जो परंपरा है, उसमें विवाह विच्छेद को सही दृष्टि से नहीं देखा जाता। हर परिवार की हर चंद कोशिश ये रहनी चाहिए और ये रहती भी है कि जो स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंधे हैं उस बंधन में जीवन पर्यंत बने रहे और बंधे रहे। हमारे यहाँ पुरानी कहावतें भी हैं कि अगर कोई लड़की ससुराल अपने जाती है तो ये कहा जाता था, किंवदंतियां भी हैं कि उसकी लाश ही या जब उसकी मृत्यु होगी तभी वो अपने ससुराल से बाहर जाएगी, अदरवाइज वो अपना पारिवारिक जीवन अच्छी तरह से निभाएगी उस लड़के वाले के परिवार में जाकर। लेकिन
जब से ये कानून बने हैं या जब से इन कानून का दुरुपयोग होना शुरू हुआ है, तब से तलाक के मामले बढ़े हैं। और तलाक का पर्पस जो अधिकांश मामलों में होता है वो पैसे की उगाही है। अब मैंने ऐसे ऐसे देखे मामले कि 20-20 साल, 15-15 साल पति पत्नी को रूप में रहते हुए, बच्चों के साथ में रहते हुए महिला तलाक मांगने आ जाती है या पुरुष तलाक मांगने आ जाते हैं। इसका बहुत बड़ा कारण क्या है? उसका बहुत बड़ा कारण है ये जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ी है, संसाधन हमारे बड़े हैं। टीवी कल्चरों में, टीवी में जो तमाम एपिसोड दिखाए जाते हैं वो महिला पर ही ज्यादातर आधारित होते हैं। उसमें पुरुष को काम करते नहीं दिखाया जाता, कभी महिला को किसी को काम करते नहीं दिखाया जाता, लेकिन करोड़ों की बात करते हैं। तो उस टीवी और उस एपिसोड का जो प्रभाव है वो हिंदुस्तानी पुरुष और महिला दोनों पे पड़ता है और दोनों की अपेक्षाएं और आकांक्षाएं एक दूसरे के प्रति काफी बढ़ जाती हैं, जो रियल लाइफ में देखने को नहीं मिलती। और जब इन पति और पत्नी की अपेक्षाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो फ्रस्ट्रेशन क्रिएट होता है। उस फ्रस्ट्रेशन का परिणाम चाहे आप दहेज विरोधी मुकदमों में के रूप में देख सकते हैं या फिर डाइवोर्स के मुकदमों में देख सकते हैं। हालांकि सरकार और जुडिशरी प्रयास कर रही है, मीडिएशन का जो प्रोसेस शुरू किया गया है वो बहुत ही अच्छा प्रयास है और उससे बहुत से मामले सुलझते भी हैं और न्यायालय के स्तर से भी ये प्रयास किया जा रहा है। समय समय पर जो लोक अदालतें लगाई जाती हैं, फैमिली कोर्ट की लोक अदालतें भी लगाई जाती हैं और उसमें आपस के जो पति पत्नी की जो समस्याएं होती हैं उनको निवारण करने का प्रयास किया जा रहा है और जो विवाह विच्छेद की समस्याएं हैं और जो संख्या है उसको कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उसमें और भी हम लोग इजाफा कर सकते हैं। हम अपनी कौम से भी मैं अपनी अपील करता हूं सभी एडवोकेट भाइयों से कि वो भी उनके पास आने वाले अगर ऐसे मुकदमे, पारिवारिक न्यायालय से संबंधित मुकदमे, उनमें प्रयास करें कि उन परिवारों को जोड़ें, पति पत्नी को जोड़ने का काम करें, न कि उनको अलग करने का। और कोशिश करें कि अगर कोई परिवार बन सकता है, क्योंकि पैसे से जिंदगी नहीं चलती। अगर आप 10-20 लाख रुपए लड़के पक्ष से कभी ले भी लेती है अगर लड़की पक्ष जो है, तो वो ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। और इसके अलावा बड़ी लंबी जिंदगी होती है। अगर दूसरी शादी वो करना भी चाहती है लड़की या लड़का, हम तो दोनों पक्षों की बात करते हैं, तो ये बिल्कुल निश्चित है कि जो पहली शादी का जो प्यार और स्नेह और जो गठबंधन होता है दोनों ही पक्षों के दिलों में, वो मेरे हिसाब से दूसरी शादी में कभी नहीं हो सकता। ना वो प्यार हो सकता, ना वो गठबंधन हो सकता, ना वो परिस्थितियां आ सकती, क्योंकि उसके कई फैक्टर हैं, बच्चे भी फैक्टर हैं, उस समाज का और उस परिवार का परिवेश भी है। आजकल एकल परिवार रहने लगे हैं। लोग ज्यादातर ये चाहते हैं कि अपने सास और ससुर या ससुराल वालों से दूर रहें, अकेले जीवन जिंदगी जिए। तो उस स्थिति में परिवार का हस्तक्षेप तो खत्म हो जाता है और पति और पत्नी के बीच में जो भी वार्तालाप, चाहे वो सही हो या गलत हो, वही चलता है। और वाद विवाद जब बढ़ता है तो मनों में खटास शुरू होते हैं। खटास का परिणाम ये आता है, विवाह विच्छेद आता है। तो हम इन चीजों को रोकने के लिए प्रयास कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा हम जो आपसी वार्तालाप जो पति पत्नी का बंद हो जाता है, संवादहीनता जिसको कहते हैं, संवादहीनता में कमी अगर कहीं हो रही है तो उस कमी को रोकें। संवाद जरूर करें अपने साथी से, क्योंकि संवाद करने से तमाम समस्याएं हल होती हैं। जो मीडिएशन का प्रोसेस जो शुरू किया गया है उसी का एक प्रतिरूप है। वहां आपस में परिवारों को बिठाते हैं, पति पत्नी को बिठाते हैं और संवाद किया जाता है और कराया जाता है वहां, और ऐसी चीजें निकाल के आते हैं कि आखिर उस विवाद की जड़ क्या है। अगर हम इस प्रोसेस को ही निरंतर जारी रखें तो इस समस्या का समाधान वो दिन दूर नहीं जो ना होगा। तो सर मेरा ना एक फ्रेंड है जी, उसके साथ हुआ कि उसने एक गरीब घर की लड़की से शादी करी जी, और वो अच्छा खासा पैसा वाला लड़का है घर का। उसने
उस गरीब घर की लड़की से शादी करी, 1-2 साल दोनों साथ में रहे, अच्छे से रहते थे। पता नहीं दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़की ने दहेज का आरोप लगाया लड़के के ऊपर, जबकि अगर दहेज ही चाहिए था उसे तो वो शायद किसी अमीर लड़की से शादी करता या किसी अपने बराबरी की लड़की से शादी करता। बट दहेज का जब आरोप लगा दिया गया उस पर, तो दोनों का जब डिवोर्स हुआ तो लड़के ने 1 करोड़ रुपए दिए उस लड़की को। तो ये हम लोगों को भी दिख रहा है, ये कोर्ट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि अगर उसे दहेज ही मांगना था तो वो अपने बराबरी के या अपने ऊपर लड़की से शादी करता, ना कि किसी गरीब लड़की से। समझना चाहिए, आपकी बात बिल्कुल सही है। और पिछले कई सालों में ऐसी घटनाएं बहुत बड़ी हैं। देखिए, इसमें दोनों पक्ष दोषी हैं। जब ये दहेज, मैं आपको पृष्ठभूमि बताना चाहूंगा, जब ये दहेज के प्रकरण जब बढ़ने लगे तो लोगों की सोच में भी परिवर्तन हुआ, क्योंकि जो लड़की पक्ष सक्षम हुआ करता था पहले वही मुकदमे किया करते थे, चाहे वो लड़की पक्ष पीड़ित हो या ना हो, या वो लड़के पक्ष को परेशान करना चाहता हो, तो पहले ऐसे लोग ही प्रोसिक्यूशन शुरू किया करते थे। लेकिन पिछले 5 साल में एक अजीब परिवर्तन समाज में भी आया है। जब ऐसे मामले बढ़ने लगे तो लोगों ने ये सोचा कि बजाय अपने बराबरी के या अपने से ऊंचे संबंध, शादी संबंध जोड़ने से की बजाय ऐसे परिवारों को चुने जो गरीब और असहाय हैं, उनकी लड़कियां हम अपने परिवारों में लें, जिससे उनका सोच भी वही हो और आराम से परिवार में ढल सके, या हम अब उनको अपने हिसाब से ढाल सके। उस समय ये सोच हुआ था और लगातार पूरे हिंदुस्तान में समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उन्होंने छोटे परिवारों की, गरीब परिवारों की लड़कियों से शादी की। लेकिन वो उस सोच को सही साबित नहीं कर पाए, क्योंकि ये तो कुदरती तौर पे मन है। मन कब के किसका कहां बदल जाए, कहां उसकी आकांक्षाएं बढ़ जाएं, अपेक्षाएं बढ़ जाएं। असर उसका ये हुआ कि वो उन छोटे परिवार से आई लड़कियां जो दहेज के नाम पर, जिन्होंने 1 रुपया नहीं लिया, ऐसे परिवारों में गई हैं, उन्होंने भी आरोपित करना शुरू कर दिया। उनके मन में लालच आ गया और उनके अनुरूप बनने की कोशिश की। चूंकि उन्हें पता है कि उनका पति करोड़पति है या अरबपति है या लाखपति है, या अच्छा कमाने वाला है, अच्छा वेतन ले रहा है या अच्छा व्यवसाय कर रहा है, तो क्यों ना हम उस जैसी ही जिंदगी जिए। तो वो तो वैसे भी जी रही है ना उसी के साथ। लेकिन वो महत्वाकांक्षा और बढ़ जाती है, साथ में उस लड़की के परिवार की महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाती है। उनकी लड़की एक करोड़पति घर में गई है, तो जो उसके माता पिता हैं या बहन भाई हैं, उनका सोच भी एकदम बदल जाता है। वो भी ये चाहते हैं कि हम अपनी बहन की तरह से हमारा लाइफस्टाइल भी चेंज हो। वो लड़की या तो वहां विद्रोह करके अपने यहाँ आए, या अपने ससुराल में विद्रोह करके अपने जो मायका है वहां के लोगों को समृद्ध करे। समृद्ध कैसे करे? वो अपने पति के खर्चे से ही करेगी, तो उसके मन में लालच आ जाता है। तो ऐसी भी तमाम घटनाएं आजकल हो रही हैं। तो इससे लड़के वाले पक्ष को कैसे बचना चाहिए? एक सोच हुआ करता था और बुजुर्ग भी कहते थे कि संबंध बराबरी का होना चाहिए, या जो परिवार वाले हुआ करते थे लोग अच्छे रसूखात वाले हुआ करते थे, अच्छी सोच वाले हुआ करते थे, संबंध वही होना चाहिए। तो उससे ऐसे अपराधों में कमी की जा सकती है, ऐसे सोच को बदलने के लिए मजबूर किया जा सकता है। हमें ऐसे केसों में ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि थाने में जाते हैं तो लड़के का रिपोर्ट नहीं लिखी जाती इतनी जल्दी, उसे टाला जाता है इस तरीके से कि हाँ ठीक है लिख देंगे जी। क्या इसका प्रावधान है कि वो अपनी रिपोर्ट अच्छे से लिखवा सके, क्योंकि जो चीज़ उसके साथ हुई है वो उसी टाइम उसको याद है जी। कुछ टाइम बाद अगर वो केस लिखा जाएगा तो थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाएंगी जो कोर्ट में बदली जा सकती हैं आराम से। तो क्या कर सकते हैं उसमें कि मतलब अगर कोई विक्टिम है तो उसे पहले वकील के पास जाना चाहिए या थाने जाना चाहिए या फिर कोर्ट जाना चाहिए? देखिए,
ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है। आजकल अब वो जमाना गया कि जब पति प्रताड़ित करते हैं अपनी पत्नी को, आजकल तो पत्नियां पति को प्रताड़ित करती हैं। और जब पति या उसके ससुराल वाले या उसके परिवार वाले पुलिस में अपनी वेदना कहने जाते हैं तो उनको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती, जबकि कानून में अपराध सभी के लिए बराबर है। लेकिन हिंदुस्तानी कानून में पति अगर पीड़ित है तो उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं है और ना उसके लिए कोई कानून है। कोई ऐसा फोरम नहीं है जहां अगर वास्तव में पति पीड़ित है तो उसकी सुनवाई की जाए, उसका मुकदमा दर्ज किया जाए और उसको न्याय दिलाया जाए। ऐसी कोई व्यवस्था हिंदुस्तानी कानून में आज तक नहीं है। अपेक्षाकृत हिंदुस्तानी महिलाओं को कानून में ऐसा अधिकार दिया है कि वो उन कानून के जरिए पति और उसके परिवार वालों पर हावी होती रहती है और उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो फिर ब्लैकमेलिंग शुरू हो जाती है कि वास्तव में जो पीड़ित है कानून उसकी मदद करे। अगर पति पीड़ित है तो अगर वो थाने में अपनी वेदना कहने जाता है तो उसका मुकदमा भी दर्ज किया जाना चाहिए उत्पीड़न का, या उसके साथ अगर कोई ब्लैकमेलिंग हो रही है तो उसको भी उसकी बात पर भी संज्ञान लिया जाना चाहिए। उसकी मदद भी प्रशासन को और पुलिस को करनी चाहिए, जो वर्तमान में व्यवस्था नहीं है। कानून में परिवर्तन की बहुत जरूरत है और उसका परिणाम ये है कि लड़की और लड़की पक्ष के लोग उसका लाभ लेते हैं। पति जो है असहाय सा, या पति के परिवार वाले या ससुराल वाले असहाय से अपने ऊपर हो रहे जुल्म को सहने को मजबूर। तो ऐसी आप इतना टाइम से आप वकालत कर रहे हैं, आप लॉयर हैं, कितने पुराने लॉयर हैं आप, तो ऐसी कौन सी बेसिक मिस्टेक्स हैं जिसकी वजह से लोग केस हारते हैं? देखिए, हिंदुस्तान का जो कानून है वो साक्ष्यों पर आधारित है। अगर एविडेंस किसी अपराध में आया है तो उसको सजा मिलेगी, चाहे वो अपराध उसने किया हो, अपराधी ने या नहीं। अगर उसके खिलाफ कानून आया है तो उसको सजा मिलेगी, और कोई खिलाफ अगर एविडेंस नहीं आया है तो वो निर्दोष बरी हो जाएगा। ये भी बहुत बड़ी खामी है जिसमें हिंदुस्तान के न्यायालयों और न्यायाधीशों को भी अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा और हम वकीलों को भी उसमें अपनी सहभागिता देनी होगी कि जो अपराधी हैं उनको अपराधी को सजा मिले। तो सर, कभी कभी ऐसा होता है कि हमने देखा है कुछ केस ऐसे भी हैं कि सामने वाला उस टाइम पर निर्दोष था बट उसे सजा हो गई, बट कुछ टाइम बाद या फिर उसकी सजा पूरी होने के टाइम पर पता चलता है कि नहीं, इसको गलत सजा हुई है। तो उसमें क्या इंडिया के लॉ में कानून है कि उसको अब उसकी जो 7 साल या 8 साल की जो भी सजा हुई है उसमें वो कैसे भरपाई करेगा, क्योंकि उसकी तो 7 साल चली गई ना लाइफ जेल। देखिए, मैंने पहले भी आपसे कहा कि विलंब से न्याय मिलना भी न्याय न मिलने के बराबर है। ऐसे तमाम मामले हैं हिंदुस्तान में जहां निर्दोष लोग जेलों में भरे पड़े हैं। आज भी मुकदमों के निस्तारण न होने या उनके ज्यादा अधिक समय तक लंबित रहने के कारण एक निर्दोष आदमी जेल की सजा भुगत रहा है और पता लगा 20 साल बाद उसको जो है निर्दोष करार दिया गया। निर्णय ये आया न्यायालय का कि वो दोषी था ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के 20 साल पूरे चले बर्बाद। हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रोसिक्यूशन पर जुर्माना लगाया है। अपनी फाइंडिंग में ये कहा है कि अगर सही विवेचना होती तो शायद कोई निर्दोष आदमी 20 साल, 5 साल, 2 साल की सजा न भुगतता। ऐसे तमाम मामले हैं जहां निर्दोष अपराधी आज भी जेलों में सड़ रहे हैं और मुकदमे पेंडिंग है। सुधार की आवश्यकता है। अनावश्यक जेलों पे जो भार पड़ रहा है उनमें भी कमी की जा सकती है अगर जल्दी न्यायिक व्यवस्था और जल्दी समय पर निर्णय हो, एक टाइम बीइंग प्रोग्राम फिक्स हो
किसी भी अपराध के लिए कि आपको 3 महीने में निर्णय देना है या 6 महीने में निर्णय देना है या 1 साल में निर्णय देना है, मैं तो ये मानता हूं कि जितना जल्दी हो यथाशीघ्र किसी भी मामले में निर्णय होना चाहिए। अगर वास्तव में उस अपराधी ने अपराध किया होगा तो उसमें एविडेंस भी आएगा, साक्ष्य भी आएंगे और उन साक्ष्यों के आधार पर किसी को दोषी या निर्दोष करार दिया जा सकेगा। तो हम त्वरित न्याय देके लोगों को सही न्याय देने की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये बहुत अच्छी प्रक्रिया होगी कि हम जो लंबित मुकदमे हों उनको जल्दी से निपटारा करें। अब तक जो नहीं हो पाए हैं, जो पुराने लंबित मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें भी निपटाने की कोशिश करें और जो नए मुकदमे आ रहे हैं उनको तो कम से कम एक समय अवधि फिक्स की जाए उसकी, और उस समय अवधि में ही प्रयास ये हो तो उनका निर्णय। अगर देखा जाए तो उसकी तो लाइफ स्पॉइल हो चुकी ना 7 साल। तो उस पे प्रोसिक्यूशन को दंडित करने की व्यवस्था की होनी चाहिए। अगर किसी ने गलत विवेचना की है या किसी ने गलत है और उस जो वादी मुकदमा है उसके लिए भी सजा का प्रावधान होना चाहिए। जिसने झूठी शिकायत की, पुरानी सीआरपीसी में 182 का जो धारा थी उसमें ये प्रावधान था, अगर शिकायत झूठी पाई जाती है तो वादी मुकदमा को उतनी ही सजा मिलेगी जो कि अक्यूज को मिलनी थी। लेकिन अमूमन 182 की कार्रवाई पुलिस नहीं करती, अधिकांश मामलों में नहीं करती, क्योंकि उसमें जो वादी मुकदमा होती है या जो प्रोसिक्यूशन होता है उसमें पुलिस का इन्वॉल्वमेंट होता है। तो कोई भी आदमी ये नहीं चाहता कि मैं 182 की कार्रवाई करूं पीड़ित उसके वादी मुकदमा के खिलाफ, फिर मुझे आना पड़ेगा गवाही के लिए। अगर ऐसा प्रावधान हो जाए तो उन अपराधों में और ऐसे झूठे मुकदमों पर भी अंकुश लगाया जा सकता है और ऐसे लोगों की सजाओं को बचाया जा सकता है जो निर्दोष 5-5 साल, 2-2 साल, 3-3 साल की सजा काट चुके हैं। और अगर वो निर्दोष साबित होते हैं तो उन पर भी दंड की व्यवस्था होनी चाहिए और भारी जुर्माने की व्यवस्था की जानी चाहिए कानून। तो सर एक चीज और होती है, जैसे मैं रोड पे जा रहा हूँ जी और बाई चांस कुछ होता है कभी कि एकदम एक्सीडेंटली कोई आके सामने आ जाए, मेरी गाड़ी से टकरा जाता है और उसकी डेथ हो जाती है जी। तो वहाँ मेरी गलती तो नहीं है, क्योंकि मैं तो नॉर्मली हाईवे पे गाड़ी चला रहा था, वो एकदम से आ गया आदमी, उसमें भी क्या हमें सजा हो जाती है? क्योंकि बहुत से लोग डर की वजह से भाग जाते हैं वहाँ से कि हम ना फंस जाएं उसमें, और कुछ लोग होते हैं बेचारे रुकते हैं तो वो फंस जाते हैं। तो मैं वही बात आपकी बात पे जोड़ना चाहूंगा एक और, कि लोगों ने ऐसे रोड एक्सीडेंट में, दुर्घटना में जो आदमी घायल हुआ उसकी मदद करना इसीलिए बंद कर दिया है कि पहले पुलिस की तमाम झमेलों से, विवेचना से आदमी बचना चाहता है। दिल्ली पुलिस ने पिछले कई सालों से एक मिशन शुरू किया था और लोगों को संदेश देने की कोशिश की थी कि अगर कहीं कोई रोड एक्सीडेंट हुआ है और उसमें कोई व्यक्ति घायल हुआ है तो तत्काल लोग उसकी मदद करें, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, उनका मोबाइल नंबर, उनका पहचान भी नहीं पूछी जाएगी। और ये प्रयोग दिल्ली में आज भी चल रहा है, लेकिन देश के और तमाम जो हिस्से हैं वहां अभी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है। लोग इसीलिए बचना चाहते हैं और घायलों की मदद इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि बहुत से घायल दुर्घटना में ऐसे होते हैं जिनको अगर तत्काल मदद मुहैया कराई जाए तो शायद उनकी जिंदगी को हम बचा सकते हैं। लेकिन इन्हीं कानून पेचीदगियों की वजह से लोग घायलों की मदद नहीं करते हैं। मैं सरकार से भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से, और कि वो भी इस मोटर एक्सीडेंट के कानून और ऐसी घटनाओं में घायलों की मदद के लिए लोगों का आह्वान करें कि ऐसे घायलों की तत्काल मदद की जाए और स्वेच्छा से लोग, राहगीर या देश के और लोग जो वहां जा रहे हैं उनकी मदद करें ताकि उनकी जानों को बचाया जा सके। देश के हर थाने में पुलिस अधिकारियों को या जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं, जो तमाम स्टेट्स के अलग अलग होते हैं, या जिलों के जो बड़े अधिकारी हैं, डिवीजन के जो पुलिस अधिकारी हैं, उनको ये सर्कुलर जारी किया जाए कि ऐसे किसी भी इन्फॉर्मर को जो घटना की सूचना देते हैं या घायलों की मदद करते हैं
उनको परेशान न किया जाए, जिससे आम लोगों में ऐसे लोगों की मदद करने में प्रोत्साहन मिलेगा और उनकी मनोवृत्ति भी बढ़ेगी। इससे हम तमाम जो देश में रोजाना जो दुर्घटना हो रही है उसमें हम तमाम लोगों की जान को बचा सकते हैं। कानून में संशोधन की आवश्यकता भी है और ऐसा संदेश भी पब्लिक में जाना चाहिए, प्रशासन के माध्यम से, सरकार के माध्यम से या पुलिस प्रशासन के माध्यम से, तो बहुत लोगों की जानों को बचाया जा सकता है। थैंक यू सर, आपने हमें अपना टाइम दिया और आपने बहुत सारी चीजें कानून से रिलेटेड हमें बताई हैं। मैं देश की जनता से भी अपील करना चाहूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है, क्योंकि आज भी जो सरकारी आंकड़ा है वो 1 लाख, तकरीबन 1 लाख रोड एक्सीडेंट होते हैं डेली और उसमें तमाम जाने जाती है। तो लोग स्वेच्छा से अगर मदद करने का मन बनाएंगे तो काफी लोगों की इसमें जान बचाई जा सकती है। मैं देश के लोगों से अपील भी करता हूं कि ऐसे घायलों की मदद करें और अगर कैसी भी कोई समस्या आती है तो वहां किसी अच्छे वकील से, जहां भी आप रहते हो वहां किसी अच्छे वकील से राय लें, पुलिस अधिकारियों को बताएं और पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों से भी मेरी अपील है कि वो ऐसे लोगों की मदद करें, उनको परेशान न करें, ताकि हम हजारों लोगों का जीवन बचा सकें और सक्षम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।